वेलकम टू पनेशिया। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 11th एंड 12th ऑफ दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़ के साथ। तो हमारी आज की पहली न्यूज़ है जापान, ब्रिटेन एंड इटली के बारे में, जिन्होंने कंबाइनली मिलकर फाइटर जेट्स बनाने का फैसला किया है। और ये जो फाइटर जेट्स हैं ये 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स होंगे। तो देख लेते हैं उन फाइटर जेट्स का क्या नाम है और वो कौन से फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मित्सुबिशी FX फाइटर जेट्स, जो रिप्लेस करेंगे F2s को। जो F2s अब एज हो रहे हैं, पुराने हो चुके हैं, तो उनको ये रिप्लेस करने वाले हैं। तो जो सेकंड इसका पार्ट होगा उसमें 2035 तक का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें FX एंड ब्रिटेन्स टेम्पर्ट्स हैं जो रिप्लेस करने वाले हैं यूरो फाइटर टाइफून को। तो 3 बड़ी कंट्रीज यहाँ पर कोलैबोरेट कर रही हैं फाइटर जेट्स को बनाने में। तो इससे क्या है कि एक तो जापान को मौका मिल जाएगा चाइना की बढ़ती हुई असर्टिवनेस की तरफ, और दूसरी तरफ ब्रिटेन को मौका मिल जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में और एक्टिवली बिहेव करने का। तो इससे बहुत सारे जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनके ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है इन कंट्रीज के लिए। तो आगे हम बात करते हैं फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में। तो फेडरल रिजर्व, जैसे आपको पता है, इट्स अ सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसके 12 आगे ब्रांचेस हैं या सब हेड्स, कुछ भी बोल सकते हैं, जो डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेटेड हैं विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उनमें से एक फेडरल रिजर्व बैंक है जो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, और उसका काम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के साथ डील करना, और जो मार्केट है फेडरल रिजर्व की उसको वो हैंडल करता है। तो यहाँ पर आज हम जो बात कर रहे हैं उन 12 ब्रांचेस में से एक ब्रांच की बात कर रहे हैं, जो ब्रांच है न्यूयॉर्क में सिचुएटेड। तो उस ब्रांच में पहली बार एक इंडियन ऑफिशियल को अपॉइंट किया गया है। उन इंडियन ऑफिशियल का नाम है सुष्मिता शुक्ला, जिनको फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है। और ये उस फेडरल रिजर्व की सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है। तो जो फर्स्ट हाईएस्ट पोजीशन है वहां पर वो होल्ड करते हैं जॉन सी विलियम्स, और सेकंड पे अब हमारे वहां पर एक इंडियन एग्जिस्ट कर रही हैं जिनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट इज द फर्स्ट इंडियन जो फेडरल रिजर्व में काम करने वाला है, एंड ऑल्सो फेडरल रिजर्व अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फेडरल रिजर्व न्यूयॉर्क की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि फाउंड हुआ था 1914 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है फेडरल रिजर्व की। एंड ऑल्सो हम बात कर लेते हैं सुष्मिता के बारे में। तो इससे पहले भी वो एक चब नाम की कंपनी में काम कर रही थी, विच इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क ओनली, जो दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिकली ट्रेडेड चीज़ों की इंश्योरेंस कंपनी है। तो इनका जो पूरा बैकग्राउंड है वो इंश्योरेंस के साथ ही बेसिकली लिंक्ड है। 22 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस हो चुका है उसी फील्ड में, और उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अब इनको इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन दी गई है। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में, जहां पर एक नए चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट हुई है, और ये अपॉइंटमेंट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की क्या डिटेल्स हैं हमारे पास। तो ये सेटअप हुआ था 1966 में अंडर सोसाइटीज एक्ट 1860 के अंडर, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आनंद गुजरात में है। तो यहाँ से आपको अमूल भी याद आ गया होगा। तो अमूल का जो टाइम पीरियड है और इसका जो टाइम पीरियड है वो मोर और लेस एक जैसा ही है। तो इसके जो फर्स्ट बोर्ड के प्रेसिडेंट रहे हैं वो प्रेसिडेंट हैं वर्गीस कुरियन, जिनको हम जानते हैं एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इंडिया को डेयरी में सेल्फ सफिशिएंट बनाने में। तो अमूल जब शुरू हुआ था उसके बाद इस बोर्ड को बनाया गया था। तो वर्गीस कुरियन को उनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इस बोर्ड के फर्स्ट प्रेसिडेंट उन्हीं को बनाया गया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में किसको बोला जाता है, और उन्होंने कौन कौन सी पोजीशंस होल्ड की हैं। तो उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन है कि वो नेशनल डेयरी बोर्ड के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। तो उस डेयरी बोर्ड का टाइम पीरियड मैंने आपको अभी बताया। तो उस पोजीशन पर पहले काम कर रही थी वर्षा जोशी, जो दिसंबर 1, 2020 से लेके मई 31, 2021 तक उस पोजीशन पर काम कर रही थी। तो बहुत वक्त से इस बोर्ड का जो चेयरपर्सन था वो अपॉइंट नहीं हो रहा था, या तो वहाँ पर उसकी पोजीशन पर नहीं था, या कोई एडिशनल चार्ज की तरह उसको होल्ड कर रहा था।
तो जिनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है उनका नाम है मिनेश शाह। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्योंकि ये बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया है सोसाइटीज एक्ट के अंडर, तो इसलिए ये हमारे इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है और इसके हेड का नाम आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के बारे में, जो साइन हुआ है हमारी कंट्री इंडिया के आरबीआई के और मालदीव्स के साथ। तो मालदीव्स के अंडर जो अथॉरिटी है उसको मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी बोलते हैं, एमएमए जिसका नाम है, और इंडिया की तरफ से जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये एक्चुअल में एग्रीमेंट होता क्या है? इस एग्रीमेंट के अंडर जो एक कंट्री है वो दूसरी कंट्री को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए एक्सचेंज रिजर्व्स प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये शुरू किया गया था 2012 में, और इसके अंडर आरबीआई जो बाकी करेंसीज हैं जैसे यूएस डॉलर है या यूरोज हैं या फिर इंडियन करेंसी है, तो वो बाकी कंट्रीज को शॉर्ट टर्म लोन्स में प्रोवाइड करती है। तो 2012 में ये इनिशिएट हुआ था, और इससे पहले 2020 में इंडिया श्रीलंका को $400 मिलियन का करेंसी स्वैप के अंडर लोन दे चुका है। उसके बाद अब मालदीव्स को इंडिया ने ये लोन प्रोवाइड किया है $200 मिलियंस का, जो मल्टीपल ट्रांचेस में मालदीव्स कभी भी विड्रॉ करा सकता है एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। तो जब भी किसी कंट्री में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अराइज होती है, जैसे इंडिया में भी हुआ था एट द टाइम ऑफ 1991 जब हमारे पास सिर्फ 14 डेज का फॉरेन एक्सचेंज बचा था, तो ऐसी अगर सिचुएशन किसी कंट्री में राइज होती है कि उनको अपने बीओपी को इक्वेट करना है या ऐसी कोई सिचुएशन है इमरजेंसी की, तो वो ऐसे किसी कंट्री से बोरो कर सकता है। तो अभी मालदीव्स जो है वो इंडिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है इस चीज के लिए। तो इसमें अमाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, सार्क का जो फ्रेमवर्क है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड ऑल्सो कि कौन सी कंट्री ने लिया है। तो यहाँ पर वो कंट्री है मालदीव्स। तो आगे हम बात करते हैं फोर्ब्स की एक लिस्ट के बारे में, जो है वुमेन 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट। तो उस लिस्ट में इस साल 6 इंडियन वुमेन का नाम आया है। तो सबसे पहला जो नाम है वो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का, जिनका चौथी बार कंसेक्यूटिवली इस लिस्ट में नाम आया है। तो इस बार उनकी जो पोजीशन है वो 36 रही है इस लिस्ट में। और कौन कौन सी फीमेल्स का नाम आया है वो भी हम देख लेते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास बायोकॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ। नेक्स्ट वी हैव नायका फाउंडर फाल्गुनी नैयर, वेरी फेमस नाम जो बहुत वक्त से इंडिया की टॉप वुमेन में नाम चल रहा है। नेक्स्ट वी हैव HCL टेक चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा, एंड नेक्स्ट वी हैव सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच, अ वेरी सिग्निफिकेंट नेम अगेन फ्रॉम आवर कंट्री, एंड लास्ट वी हैव स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरपर्सन सोमा मंडल। तो सोमा मंडल मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टील अथॉरिटी की फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है, और उनके टाइम पीरियड में जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने बहुत ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ सेल्स ऑल्सो। तो इसीलिए ये 6 की 6 वुमेन हमारे देश के लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बनी हुई हैं, और इसीलिए इनका पावरफुल वुमेन ऑफ द लिस्ट जो फोर्ब्स इशू करता है उसमें इनका नाम हमें देखने को मिला है। तो आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी 2 पर्सनालिटीज हैं जिनको एथलीट्स ऑफ द ईयर 2022 का टाइटल दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास मैक्लॉगन लेब्रॉन जो कि बिलोंग करती हैं यूएस से, एंड नेक्स्ट वी हैव मोंडो डुप्लेंटिस जो बिलोंग करते हैं स्वीडन से। तो ये नाम तो 2 आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही हैं। इसके अलावा जो बाकी अवार्ड्स भी दिए गए हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। तो इसमें पहला नाम है हमारे पास एड्रियाना वेलेगिस ऑफ सर्बिया एंड अमेरिकाज एरन नाइटन। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव फ्लेयर प्ले अवार्ड जो कि दिया गया है केटी निगॉट ऑफ यूएस एंड होली ब्रैडशॉ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इन चीज़ों को सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फोटोग्राफ ऑफ द ईयर जो कि दिया गया है मार्टिन रिकेट को। नेक्स्ट वी हैव यूक्रेनियन एथलीट एसोसिएशन प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिया गया है इनको। डॉन फ्रेजर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। एंड लास्ट वी हैव
गेनाडीज़ोव ऑफ यूक्रेन, जिनको कोचिंग अचीवमेंट में अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर यूक्रेन से भी हमें 2 नाम देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट्स अवार्ड जो उनकी एथलेटिक्स एसोसिएशन को दिया गया है, एंड ऑल्सो वी हैव कोचिंग अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम यूक्रेन ओनली। तो ये सारे के सारे अवार्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम बात करते हैं एक बहुत फेमस इंटरनेशनल योगी के बारे में, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं, जिनका नाम है मानसी गुलाटी। तो रिसेंटली उन्होंने एक बुक लिखी है जो कि फेस योगा के साथ लिंक्ड है। सो दिस इज द बुक, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फेस योगा को इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि कैसे अगर आप फेस योगा करते हैं तो आपका स्ट्रेस रिलीज हो सकता है और आपकी स्किन रिजुविनेट हो जाती है। तो ये आपकी एंटी एजिंग और इन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ और है वो ये है कि इनको हैदराबाद राजभवन में बुलाया गया था। वहाँ पर बात की गई है कि तेलंगाना की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में हम योगा को एज अ फॉर्मल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करें। एंड ऑल्सो हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी इस बुक को बहुत अप्रिशिएट किया है, क्योंकि ये चीज़ हमारे आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आगे हम एक अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं जिनको बोला जाता है ऑस्कर्स ऑफ डिप्लोमेसी। तो देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिवाली ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएसए में बेस्ड है, एस्टेब्लिश हुई थी 2017 में, और ये हर साल इन अवार्ड्स को देती है। इन अवार्ड्स का नाम है दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ वन अवार्ड। तो इस साल ये अवार्ड दिया गया है 4 डिप्लोमैट्स को एंड 1 लॉ मेकर फ्रॉम यूएस। तो वो कौन से डिप्लोमैट्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, हम देख लेते हैं। First is former permanent representative of Georgia to the United Nations, Kaha Imnaze. Next we have permanent representative of Grenada to the UN, Keisha McGaur. Next we have representative for Bulgaria, Georgi Valikov Ponato. Last we have former permanent representative of Benin to the United Nations, Jean-Claude Rego. तो ये तो 4 रिप्रेजेंटेटिव हैं। लास्ट वी हैव अ लॉ मेकर फ्रॉम यूएस, फॉर्मर चेयरमैन फॉरेन अफेयर्स कमेटी ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिनका नाम है इलियट लैंस एंजल। तो ये सारे नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो जो 4 रिप्रेजेंटेटिव हैं ये तो यूएन को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो कंट्रीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनको याद रखने के लिए आपके लिए इजी रहेगा क्योंकि ये चारों के चारों डिप्लोमैट्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के डिप्लोमैट्स हैं। एंड लास्ट जो हमारे पास लॉ मेकर हैं वो यूएस से बिलोंग करते हैं। तो एक तो इस पर्सपेक्टिव से आपके लिए इस चीज़ को लर्न करना ईजी हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और ये ईयर है 2023। तो इसके लिए प्रपोजल जो है वो प्रेजेंट इंडिया ने ही किया था। तो इंडिया ने ये प्रेजेंट किया था और अभी इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है रोम, इटली में। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है यूनाइटेड नेशंस के अंडर, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इस ईयर को। तो इंडिया ने इसके लिए बहुत थैंकफुलनेस प्रेजेंट की है कि आपने इंडिया के रिकमेंडेशन को देखते हुए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। तो ये इंडिया ने रिकमेंड क्यों किया, सबसे पहले तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मिलेट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी में जिसको हम बाजरा बोलते हैं उसको ही हम इंग्लिश में मिलेट्स बोलते हैं। तो इसको इंडिया ने रिप्रेजेंट क्यों किया, क्योंकि जो मिलेट्स है एक तो वो कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड क्लाइमेट, तीनों ही चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल हैं। अगर हम उसको खाते हैं कंज्यूमर्स के लिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो हम व्हीट एंड राइस इसके ऊपर मोस्टली डिपेंड करते हैं। एंड सेकेंडली प्रोड्यूसर्स को इसको उगाना भी ईजी है क्योंकि ये मोस्टली ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है, तो उनको केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एंड थर्डली इन परस्पेक्टिव ऑफ क्लाइमेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये सेमी एरिड एरियाज में उगाया जा सकता है, जिसका मतलब है इसमें ज़्यादा पानी की कंजम्पशन नहीं होगी, तो जिससे हम पानी की प्रॉब्लम जो है, वाटर टेबल जो डिग्रेड हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे और इसका जो वेस्ट है वो भी उतना ज़्यादा जनरेट नहीं होता। तो ये क्लाइमेट पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल न्यूट्रिशन के बेसिस पे मिलेट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव गया था जिसने वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का मैसेज डिलीवर किया है, उनका नाम है सुश्री शोभा
कर्नालजे, शी इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इन्होंने वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के बारे में, जो कि मनाया जाता है 12 दिसंबर। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि 12 दिसंबर को हर साल ये मनाया जाता है। तो इस साल का इसका जो थीम है वो ये रहा है, बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। तो इसके अंडर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में बात की जाती है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ का एक एडिक्वेट इंक्लूसिव कवरेज होना कितना इम्पॉर्टेंट है। कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कोई भी ऐसे रिमोट विलेजेस हैं जहाँ तक हम हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचा पा रहे, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके तरफ भी हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंचाएं। तो इंडिया में इस डे को कमेमोरेट करते हुए एक कॉन्क्लेव हेल्ड हुआ था वाराणसी में, जो 10th को इनॉग्रेट किया गया था, 10th को इनॉग्रेट हुआ था और 12th को फिनिश हो गया है। तो यहाँ पर एक तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, उनका बड़ा नाम आता है, एंड ऑल्सो यूपी के हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने इन दोनों ने ही बहुत अप्रिशिएट किया है इंडिया को कि इंडिया ने कोविड-19 के टाइम पे जैसी परफॉर्मेंस दी है इन कंपैरिजन टू अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें। और यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई थी वो लोगों ने हंसते चेहरे के साथ लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी किया है। तो इस कॉन्क्लेव में हुआ क्या क्या है हम उसकी डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो है 10 दिसंबर को इसको इनॉग्रेट किया था जो ऑनरेबल गवर्नर हैं यूपी की, जिनका नाम है नंदीबेन पटेल। तो इस प्रोग्राम से रिलेटेड ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 10 दिसंबर को ये शुरू हुआ था, किसने इनॉग्रेट किया था? गवर्नर ऑफ यूपी नंदीबेन पटेल ने। नेक्स्ट वी हैव 3 मिनिस्ट्रियल सेशंस हुए थे, उनके क्या टॉपिक्स थे? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम अभीम एंड 15th ग्रांट फॉर हेल्थ। नेक्स्ट वी हैव डिजीज एलिमिनेशन। तो कौन सी डिजीज इसके अंडर कवर की गई हैं? फर्स्ट वी हैव टीबी, देन वी हैव काला आजार, लिम्फेटिक फिलारिसिस, मलेरिया एंड लेप्रोसी एंड टीबी। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट ऐसी डिजीजेज हैं जो हमारे देश को इफेक्ट कर रही हैं, उनके ऊपर बात हुई थी। एंड लास्ट बात हुई है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो जो हमारी स्कीम्स हैं जो हेल्थ सेक्टर के साथ डील करती हैं, जैसे पोषण स्कीम भी है या ऐसी जो भी स्कीम्स हैं, उनके बारे में भी इस कॉन्क्लेव में बात हुई थी। तो इसके अलावा जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी अवार्ड देने की बात हुई है। तो वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस पे उनको अवार्ड दिया जाएगा? फर्स्ट इज अचीवमेंट ऑफ HWC's ऑपरेशनलाइजेशन अगेंस्ट टारगेट्स। नेक्स्ट वी हैव टेली कंसल्टेशन, आभा आईडी जनरेशन एंड सीडिंग इन वेरियस हेल्थ पोर्टल्स। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि फर्स्ट रीजनल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट ऐसी कॉन्फ्रेंस है। तो इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व हुई थी? वो थी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड। एंड ऑल्सो इसकी थीम क्या रही थी? ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी क्या थीम्स रही थी? क्लिनिकल एंड पब्लिक हेल्थ फंक्शंस, मैनेजरियल फंक्शंस, कम्युनिटी कनेक्ट एंड आयुष इंटीग्रेशन, एंड लास्ट वी हैव IT इनिशिएटिव्स। तो इसकी बहुत सारी डिटेल है और ये सारी की सारी डिटेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिन हमारा एक इंटरनेशनल डे के साथ लिंक्ड है और इंडिया ने इस दिन को कमेमोरेट करते हुए एक पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पर बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं डिफरेंट तरह की। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.